हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सफ़र के साथी। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे कम उम्र के बच्चे का वर्णन किया है जो अपनी बुद्धिमत्ता से एक यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। वह यात्री उससे बहुत प्रसन्न होता है और दोबारा उस स्थान पर जब पहुंचता है तब उस बालक के साथ ही आना पसंद करता है। तो आइए अपने इस सफ़र को हम शुरू करते हैं, यानी कि अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में प्रायः विदेशी स्वीडन की यात्रा नहीं करते क्योंकि वहाँ भयानक ठंड पड़ती है। यदि आप राजधानी स्टॉकहोम से उत्तर की ओर चलें तो मौसम अधिक से अधिक असहनीय होता जाता है। लेकिन मैंने स्वीडन की यात्रा सर्दियों में ही की थी क्योंकि मुझे लैपलैंड जाना था। जब पूरी धरती हिम की चादर से ढक जाती है तो रेनडियर वाली स्लेज गाड़ियाँ बड़ी आसानी से उस सतह पर फिसलती चली जाती हैं। मैंने यात्रा शुरू की भयानक सर्दी में। दिन छोटे और अंधेरे थे। कई बार मन में आया कि लौट जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ चला। लोग इस क्षेत्र में लकड़ी के घरों में रहते हैं क्योंकि ठंड में बाहर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अंदर कटाई, बुनाई और उपकरणों की मरम्मत का ही काम चलता है। इस क्षेत्र में रेल व्यवस्था नहीं है, पर सरकार ने हर 10-20 मील के बाद घोड़ों को रखने की व्यवस्था की है। स्लेज गाड़ियां भी होती हैं, पर यात्री प्रायः अपनी स्लेज गाड़ियां लेकर चलते हैं और उन्हें घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। घोड़े के साथ एक आदमी रहता है जो अगले केंद्र से घोड़े को वापस लेकर आता है। मेरे पास छोटी सी स्लेज गाड़ी थी जिसे गर्म रखने के लिए अंदर घास फूस भरी थी और चारों तरफ से उसे रेनडियर की खालों से लपेटा हुआ था ताकि हवा से बचा जा सके। तापमान हर दिन गिरता जा रहा था जो 0 से 20 डिग्री नीचे तक जा पहुंचा था। मैंने यात्रा शुरू की। घोड़ा केंद्रों से घोड़ा और साथ में एक आदमी किराए पर मिल जाता था। अक्सर ही घोड़े के साथ 12 से 14 वर्ष तक की उम्र के किशोर होते थे। कई बार मैं इन किशोरों का साहस देखकर हैरान रह जाता था क्योंकि जाते समय मैं उन लड़कों के साथ रहता था, पर लौटते समय तो रात के अंधेरे और निर्जन इलाके में वे अक्सर निपट अकेले होते थे। दूर दूर तक बस्तियां नहीं थीं। हाँ, तो एक दिन मौसम काफी खराब था। मैं एक घोड़ा केंद्र पर पहुंचा तो पता चला अभी घोड़े नहीं मिल सकते क्योंकि 2 व्यापारी वहां मौजूद दोनों घोड़े किराए पर ले गए थे। पास के फार्म से एक घोड़ा मंगवाया गया, लेकिन उसमें काफी समय लग गया। अंधेरा हो गया था। घोड़े के साथ एक किशोर आया। पता चला उसका पिता नील मीटरसन अगले घोड़ा केंद्र पर मौजूद था। किशोर का नाम लार्स था। वो मुझे अगले केंद्र पर पहुंचाकर अपने पिता के साथ लौटने वाला था। मुझे देखकर लार्स मुस्कुराया। वह लाल गालों और नीली आंखों वाला स्वस्थ किशोर था। उसके केश सुनहरे थे। साथ में उसकी माँ भी थी। मैं सोच रहा था, एक माँ अपने किशोर बेटे को इतनी खतरनाक यात्रा पर कैसे भेज सकती थी। मेरा भाव समझकर लार्स की माँ ने कहा, देखने में लार्स छोटा कम उम्र है, लेकिन यह तुम्हें सुरक्षित ले जाएगा। तुम अकेले यह यात्रा नहीं कर सकोगे। हम लोगों को भयानक ठंड और निर्जन इलाकों से डर नहीं लगता। मैंने देखा लार्स भेड़ की खाल से बना ओवरकोट पहने था। सर पर फर वाली टोपी थी, गले पर स्कार्फ बंधा था और हाथों में दस्ताने। वह यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। बस मेरा मन आशंकित था। हम गर्म कुटिया से बाहर निकले तो उड़ते हिमकण तीरों की तरह चेहरे पर चुभने लगे। हम दोनों फूस के बीच सटकर बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। सब तरफ गहरा अंधकार था। तेज हवा बह रही थी। मैंने देखा लार्स घोड़े से ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसकी बात समझ रहा हो। शायद वह अकेलेपन और डर दूर करने का अच्छा उपाय था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कभी स्लेज चढ़ाई तो कभी तेजी से ढलान पर उतरने लगी। मुझे लग रहा था कहीं स्लेज उलट ना जाए, पर लार्स निश्चिंत था। बीच बीच में वह कोई धुन गुनगुना उठता था। इस बीच ठंड बढ़ती जा रही थी। लार्स ने घोड़े की रस्सी मुझे थमा दी और ठंड दूर करने के लिए हाथों को तेजी से हिलाने लगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे पूछता, कितनी दूर और लार्स का जवाब होता, बस कुछ दूर और। तभी मैंने पाया कि लार्स रह रहकर कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहा है। मैंने पूछ लिया, लार्स क्या बात है?
लार्स ने कहा, अभी तक हमारी बाईं तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला थी। अब उस तरफ से हवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, इसलिए उड़ती बर्फ के ढेर बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। उनके बीच से निकलना एक समस्या है। ऐसे में यहाँ रहने वाले किसान बाहर आकर बर्फ के ढेरों को हटाने का काम करते हैं। इसमें वे अपने घोड़ों और बैलों की मदद लेते हैं। हम थोड़ा ही आगे गए थे कि देखा घोड़ा ताजी हिम में धंसता जा रहा है। वह कुछ दूर तक हिम्मत से बढ़ता रहा, पर ज्यादा दूरी तय नहीं कर सका। आखिर थककर एक जगह ठिठक गया। हम दोनों स्लेज में खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। मुझे पेड़ों का धुंधला आकार दिखाई दिया और कुछ नहीं। उनके बीच से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कुछ देर बाद घोड़े ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर रुक गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या हमें नीचे उतरकर सड़क के बारे में पता करना चाहिए? मैंने लार्स से पूछा। कोई फायदा नहीं, हम भी हिम के ढेर में धंस जाएंगे, लार्स ने कहा और घोड़े को कुछ आगे बढ़ाया। घोड़ा स्लेज को हिम के ढेर से आगे ले गया, पर फिर रुक गया क्योंकि यहाँ हिम बहुत नरम थी। हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैं और लार्स स्लेज से नीचे कूद पड़े और रास्ता खोजने लगे, लेकिन मैं नरम हिम के अंदर धंसने लगा। पर जैसे तैसे हिम के फंदे से बाहर निकलकर स्लेज के अंदर लौट आया और लार्स को पुकारा। कुछ देर बाद वह भी स्लेज में लौट आया। स्थिति अच्छी नहीं थी। लार्स ने कहा, अब आगे बढ़ना खतरनाक है, शायद हमें पूरी रात यहीं खुले में बितानी पड़ेगी। अरे बाप रे, तब तो हम जम ही जाएंगे, मैंने घबराए स्वर में कहा। ठंड अंदर तक घुसी जा रही थी। मुझे नींद आ रही थी, पर सोना खतरनाक था। मैं जानता था अगर हम सो गए तो जमकर मौत की गोद में समा जाएंगे। लार्स ने कहा, घबराइए मत, हम लोगों को ऐसे मौसम में डर नहीं लगता। मेरे पिता तो ऐसे हिम अंधड़ में कई बार फंस चुके हैं। हमें उन्हीं का उपाय अपनाना होगा। वह उपाय क्या है? मैंने पूछा। सबसे पहले हमें घोड़े की चिंता करनी होगी। हम दोनों ने जैसे तैसे घोड़े को स्लेज से अलग किया, फिर एक पेड़ से बांधकर उसके सामने कुछ घास डाल दी। घोड़ा शांत भाव से घास खाने लगा। इस क्षेत्र के घोड़े भी इस तरह की भयानक ठंड के खूब अभ्यस्त होते हैं। अब हमें अपनी रक्षा का प्रबंध करना था। लार्स ने घास फूस को स्लेज की तली में अच्छी तरह बिछा दिया, फिर उस पर रेनडियर की खालें बिछा दी और उन्हें स्लेज के सब तरफ अच्छी तरह लपेट दिया। फिर मुझसे बोला, अब आप अपना फर कोट उतारकर नीचे बिछाइए और उसमें घुस जाइए। इस तरह आप ठंडी हवा और हिम की मार से बचे रहेंगे। मैंने उसके कहे अनुसार किया। कुछ देर बाद लार्स भी मेरे पास आ लेटा। स्लेज की संकरी जगह में हमारे शरीर एक दूसरे को गर्माई पहुंचा रहे थे। अब हमें ठंड नहीं लग रही थी। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नींद टूट गई क्योंकि शरीर पर ठंडी हवा लग रही थी। मैंने पाया लार्स कोहनियों के बल उकड़ू लेटकर अंधेरे में देख रहा है। क्या बात है? मैंने पूछा। लगता है सुबह के 6 बज गए हैं। आकाश भी साफ हो गया है। अब कुछ देर में हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। हमने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और फिर स्लेज से बाहर आकर घोड़े को उसमें जोत दिया। हम चलने को थे, तभी कुछ आवाजें सुनाई दी। हम आवाजों की दिशा में बढ़ चले। सामने से 12 घोड़े चौड़ी लकड़ी की फाल को खींचते चले आ रहे थे और हिम के ढेरों को समतल करने के साथ साथ हिम की परत को नीचे ठोकते भी जा रहे थे। इस तरह चिकनी, सपाट और मजबूत हिम मार्ग बनता जा रहा था। वे हमारे पास से गुजरकर आगे चले गए। अब रास्ता साफ था। घोड़ा स्लेज को खींचता हुआ तेजी से बढ़ चला। समस्या हल हो गई थी। लगभग 1 घंटे बाद हम घोड़ा केंद्र पर जा पहुँचे। वहाँ लार्स के पिता वापसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लार्स को देखकर वह प्रसन्न हो गए। उन्हें भला लार्स के वहाँ आने का कैसे पता हो सकता था? लार्स ने चलते समय कहा, शायद हम फिर मिलेंगे। हम दोनों 2 विपरीत दिशाओं में चले गए। कुछ सप्ताह बाद राजधानी की ओर लौटते हुए मैं फिर से उस घोड़ा केंद्र पर गया जहाँ मुझे लार्स मिला था। इस समय मौसम उतना ठंडा नहीं था। मैंने लार्स के बारे में पूछा तो उसके पिता बोले, इस बार मैं आपके साथ चलूंगा, पर मैं लार्स को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने हंसकर कहा। सुनकर लार्स के पिता ने बेटे को बुला दिया। बोले, लगता है आप दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई है। उनकी बात गलत नहीं थी। उसके बाद मैंने कई देशों की यात्राएं की।
पर लार्स के साथ उस भयानक रात का अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस पाठ में हमें यह समझाया गया है कि हमें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता कौन आपके जीवन में कैसा नया रंग लेकर आ जाए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।